जय हिंद। तो चलिए आपके सामने हम फिर से एक मैथ का क्लास लेकर के आए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंस होने वाला है। यानी 18 तारीख के परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही टकराने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दिया है यदि द्विघात समीकरण 9x² प्लस 6kx प्लस 4 बराबर 0 का मूल वास्तविक एवं समान हो तो k का मान क्या होगा। आपको 4 ऑप्शन स्क्रीन पर दिख रहा है। यहाँ मूलों का जो दिया है वास्तविक और समान, इसके लिए आपको शर्त याद रखना होगा। शर्त इसके 3 शर्त बताए गए हैं, आप पढ़े भी होंगे कि शर्त आपका पहला होता है कि यदि d बराबर होगा 0 से तो मूल वास्तविक एवं समान होगा। दूसरा शर्त है कि यदि d बड़ा होगा 0 से तो मूल वास्तविक तो होंगे लेकिन असमान हो जाएंगे। और तीसरा शर्त देता है कि यदि d छोटा हो 0 से तो फिर वैसी स्थिति में मूल अवास्तविक हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन में यहाँ पर शर्त पूछा है कि मूल वास्तविक एवं समान हो और यहाँ 4 ऑप्शन दिया है। तो हम लोग देख रहे हैं कि समीकरण आपके पास जो दिया हुआ है इसको नोट कर लेंगे। ये दिया है 9x² प्लस 6x प्लस 6kx प्लस 4 बराबर 0। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ a बराबर है 9, b बराबर है 6 और c बराबर है 4। हमें यहाँ ज्ञात करना है कि मूलों वास्तविक जो है एवं समान है, इसके लिए शर्त कौन लागू होगा। तो आपको वास्तविक एवं समान होने के लिए पहला शर्त लागू होता है। लिखेंगे यहाँ पर इसीलिए कि मूल वास्तविक एवं समान होगा यदि b² घटे 4ac बराबर होगा 0 के। आप यहाँ पर हम d बराबर 0 लिख दिए हैं, लेकिन d बराबर आपका सूत्र ही होता है b² घटे 4ac। तो चलिए हम इस पर मान रखते हैं। यहाँ आप b के जगह देख रहे हैं कि 6 दिया हुआ है, b के जगह 6k भी है, k लिखना छूट गया था। तो b के जगह आपका 6k का होल स्क्वायर होगा, माइनस में 4 गुना a के जगह आपको 9 दिया हुआ है और c के जगह 4 है, बराबर 0 होगा। इसके आगे बढ़ाते हैं तो ये 36 k का स्क्वायर होगा और माइनस गुना करेंगे तीनों को तो 144 प्राप्त होगा, बराबर 0। अब आप 144 और 36k को नहीं घटा सकते हैं, ना जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये चर राशि है और ये अचर राशि है। हम ये सब को क्या करेंगे कि इस 144 को बराबर के उस पार ले जाएंगे, अर्थात ये होगा 36k का स्क्वायर बराबर 144। ये जैसे ही बराबर के उस पार जाएगा तो साइन अपना चेंज कर लेगा। चलिए आगे देखते हैं। ये k² बराबर होगा 144 बटा में 36। अब आगे हम क्या करेंगे कि k बराबर लिख सकते हैं √144 बटा में 36। जैसे ही अंडर रूट आएगा तो इसे प्लस माइनस कर लेना है। आगे और कैलकुलेशन बढ़ाते हैं तो ये आपका प्लस माइनस 144 का वर्गमूल 12 आएगा और 36 का वर्गमूल 6 आएगा। इसे जब हम काटते हैं तो 2 मरतबे कट जाएगा। इसीलिए आप लिख सकते हैं कि k का मान प्लस माइनस 2 होगा, अर्थात इसका फाइनल आंसर आप देखेंगे तो k बराबर एक प्लस में 2 होगा और दूसरा माइनस में 2 होगा। तो चलिए ये k का मान आपको माइनस और प्लस में अंक देखना है कि ऑप्शन ये कैसे मिल रहा है। तो आपको ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर दिख रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, शुरू करते हैं हम। यहाँ दिया है समांतर श्रेणी 2, 7, 12 डॉट डॉट का 10वां पद कितना होगा। आपको यह क्वेश्चन बहुत ही आसान है और यह चैप्टर आपको पूरे 10 अंक के लिए इस चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि दिया है चूंकि AP बराबर है 2, 7, 12 डॉट डॉट का, हम लोगों को 10वां पद ज्ञात करना है। आप यहाँ देखेंगे तो समांतर श्रेणी में जब भी कोई अंक होता है तो पहला पद जो होता है वो a के बराबर होता है, यानी श्रेणी का पहला अंक a कहलाता है, यानी प्रथम पद कहलाता है। तो आप इसको a बराबर 2 लिख सकते हैं और इसमें हमें सार्वंतर ज्ञात करनी होती है, यानी d की भी आवश्यकता होती है। तो d हमें निकालने के लिए दूसरा पद से पहला पद को घटा लेना होता है, यानी 7 में से 2 घटाएंगे, जो आंसर आएगा वो d के बराबर ही आएगा। तो 7 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 5, यानी d 5 प्राप्त हो गया। और हमें 10वां पद ज्ञात करना है। तो याद रखना है कि 10वां पद बराबर सूत्र जो होता है वो होता है a + 9d।
यहाँ से क्वेश्चन आपको an बराबर भी लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान में रखना है कि जब भी आपको जैमा पद किया है, क्वेश्चन पूछा है जैमा पद, उस पद में 1 घटा करके इसमें d से गुना कर देना है। यानी यहाँ 10वां पद कहा था तो हम a + 9d लिखे हैं। आपको हो सकता है कि 12वां पद पूछे तब वहाँ पर a + 11d लिखना होगा। अगर 16वां पद पूछे तो उस समय a + 15d लिखना होगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इसे बढ़ाते हैं आगे। a के जगह पर हमें 2 मिला है, 2 लिख देंगे, प्लस 9 गुना d के जगह पर 5 मिला है, 5 लिख देंगे, और इसे गुना करेंगे तो 2 प्लस और इसको गुना करेंगे तो 9 × 5 = 45 मिलेगा। यानी दोनों को जोड़ देंगे तो ये आपका 47 हो जाएगा। यानी आपका आंसर सी से मिलता है। ये आपका करेक्ट आंसर सी है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि AP 14, 9, 4, -1, -6 ... का nवां पद क्या होगा। nवां पद याद करने के लिए आपको फॉर्मूला याद होगा। किसी भी समांतर श्रेणी में पहला पद को हम a कहते हैं और सार्व अंतर जो होता है ये d होता है। अब आपको हमेशा याद रखना है कि प्रथम पद a होगा और सार्व अंतर d होगा, और हमें जो समांतर श्रेणी जो AP दिया है इसे देखना होगा, लिखना होगा कि चूंकि यहाँ a बराबर इस श्रेणी में जब है तो a पहले स्थान पर जो अंक लिखल होगा वही आपका a बराबर होगा। यानी यहाँ ये 14 है। और d निकालना अभी हम आपको बताए हैं क्वेश्चन में कि दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं, जो आंसर आएगा वही d के बराबर होगा। तो दूसरा पद 9 है, 9 में से 14 को घटाएंगे तो माइनस में 5 आ जाएगा। और हमें nवां पद ज्ञात करना है तो लिखेंगे इसीलिए nवां पद बराबर, आप सूत्र पहले से जानते हैं, जिसको हम यहाँ पर चाहें तो an लिख सकते हैं। an बराबर आप सूत्र पहले से जानते हैं कि an बराबर क्या सूत्र होता है। यहाँ सूत्र an बराबर लिखेंगे a + n - 1 × d, अर्थात आप a के जगह पर यहाँ से 14 रख सकते हैं। आप प्लस n तो दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में, तो n रह जाएगा, -1 भी रह जाएगा, गुना d के स्थान पर आपको -5 दिया हुआ है। अब आप यहाँ से ये 14 और प्लस है तो प्लस यहाँ रहने दिया जाए, और इसको पहले इस कोष्ठ में गुना कर लेंगे। बाद में चाहे तो आप माइनस से गुना कर सकते हैं, या हम चाहें तो एक ही बार दोनों को गुना कर लेंगे। यानी ये +n और -5 ये दोनों को गुना करेंगे तो माइनस में 5n मिलेगा, और ये -1 और -5 को गुना करेंगे तो प्लस में 5 मिलेगा। अब आप यहाँ से देख रहे होंगे कि 14 में n नहीं है और इस 5 में भी n नहीं है, अर्थात ये एक ही जैसा अंक है, तो हम इसे जोड़ या घटा सकते हैं चिन्ह के अनुसार। 14 और 5 को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 19, और माइनस में ये होगा 5n, और ये आपका फाइनल आंसर रहा। आइए ऑप्शन में मिलाते हैं आपका ये आंसर कहाँ मिलता है, तो यह आंसर आपका बी से मिल जाता है। ये आपका फाइनल आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। AP बराबर AP 2, 7, 12 ... का प्रथम 10 पदों का योगफल ज्ञात करें। यहाँ पर आप क्वेश्चन निश्चित रूप से उलझ जाएंगे। योगफल बराबर सूत्र अलग होता है और 10वां पद ज्ञात करने के लिए कहेगा तो वह क्वेश्चन अलग होता है। 10 पदों का योगफल आपको ज्ञात करने के लिए याद रखना है कि हमें SN, यानी इसी को योगफल हिंदी में लिखते हैं। SN बराबर सूत्र होता है n/2 × 2a + n - 1 × d। ये सूत्र को अगर ध्यान में रख करके आप बनाते हैं तो फिर आपका आंसर निश्चित रूप से मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। हम यहाँ देखते हैं कि हमारा श्रेणी जो मिला है इसमें a बराबर आप पाएंगे तो 2 मिला है, और d हमेशा निकालना आपको बताए हैं कि दूसरा पद में से पहला को घटा देंगे, वही आपका सार्वंतर अर्थात कॉमन डिफरेंस वही होगा। तो 7 में से 2 घटाएंगे तो आपको 5 मिलेगा, और 10 पदों का योगफल कहा है, इसका मतलब कि n बराबर भी 10 होगा। यानी यहाँ n बराबर हम 10 लिख सकते हैं। अब लिखेंगे इसीलिए S10 बराबर, यानी 10 पदों का योगफल बराबर n/2 × 2a + n - 1 × d। आप चाहें तो S10 को हटा के आप SN भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ाते हैं। यहाँ फिर अगला लाइन में फिर S10 आप लिख सकते हैं, चूँकि n का मान 10 ही दिया हुआ है। इस n के जगह भी 10 लिख करके बटा में 2 कर देंगे,
और ये 2 गुना a के जगह पर 2 दिया हुआ है लिखेंगे, फिर प्लस है ये वाला देंगे, और इस n के जगह पर आपको 10 दिया हुआ है यहाँ से देख सकते हैं, और फिर -1 गुना d के जगह पर आपको 5 मिला हुआ है। आइए इसको हल करते हैं। ये s10 को अब छोड़ सकते हैं, आप काटेंगे इसको तो 5 मरतबे कट सकता है। ये 5 इंटू 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 प्लस 9, इस 10 को और 1 को घटाएंगे तो बचेगा 9 और गुना हो जाएगा ये 5 से। आगे देखते हैं, ये 5 इंटू 4 रहेगा प्लस 9 पचे 45 आ जाएगा, और जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो 45 और 4 मिल करके ये आपका 49 हो जाएगा। यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं 5 गुना 45 और 4 49, और आगे हल करेंगे तो गुना हो जाएगा 9 पचे 45 के 5 हासिल 4 और 5 का 20 और 20 में 4 जोड़ेंगे तो 24। यानी आपका ये फाइनल आंसर 245 आया है। अब हम मिलाएंगे कि किससे मिल रहा है, तो आपका ऑप्शन ए 245 मिल रहा है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a बराबर 0 नहीं है। आपको क्वेश्चन में ये क्या दिया है, इससे विशेष महत्व नहीं रखता है। क्वेश्चन में आपको यह समझाने का प्रयास किया है कि a बराबर 0 नहीं है। यदि a बराबर हम 0 रख देते हैं तो प्रश्न ही खत्म हो जाएगा, यानी द्विघात समीकरण ही नहीं बचेगा। कारण यह है कि a को अगर हटा के 0 रख देंगे तो x² और 0 गुना करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो फिर जब पावर 2 नहीं होगा, अधिकतम घात 2 नहीं होगा, तो हम ऐसे क्वेश्चन को द्विघात नहीं कह सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन ये बिल्कुल सूत्र ही पूछा है। a बराबर a है, b बराबर b है और c बराबर c है। यहाँ कुछ हल करने वाला बात है ही नहीं, आपको सूत्र याद रखना है। x बराबर सूत्र आप पढ़े होंगे, x बराबर या इसी को बोलते हैं मूल। इतना बराबर आप पहले से फार्मूला पढ़े हैं, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² घटे 4ac, b² घटे 4ac और बटा में ये है 2a। यही आपका फाइनल आंसर होगा। आपके स्क्रीन पर आपका ऑप्शन सी दिख रहा है, यह आपका फाइनल आंसर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिंदुओं 9,3 एवं 15,11 के बीच की दूरी क्या होगा? किसी भी दो स्थान के बीच की दूरी निकालने के लिए आपको एक निर्देशांक चैप्टर दिया है। जो निर्देशांक ज्यामिति को पढ़े होंगे तो आपको निश्चित रूप से यह समझ में आएगा क्वेश्चन। आपको यहाँ ध्यान में रखना है कि यहाँ कोई एक बिंदु है, इसका नाम आप चाहे तो ए रख सकते हैं, और इधर भी आगे कोई बिंदु है जिसका नाम आप बी रख सकते हैं, और यहाँ से यहाँ तक जो रेखा खींचा गया है ये कितना दूर है यही ज्ञात करना है। और इसी चीज़ को ज्ञात करने के लिए हम लोग दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं। अर्थात ए का निर्देशांक दे चुका है यहाँ 9,3 और बी का निर्देशांक दे चुका है 15,11। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये पहले दिया है तो ए का निर्देशांक ही, बाद में दिया है तो बी का निर्देशांक है। आपको अगर लगे कि हम इस इधर वाले अंक को इधर और इधर वाले अंक को इधर लिखेंगे तो क्या मेरा आंसर मिलेगा, तो बिल्कुल आंसर मिल जाएगा। आपका ये बात इधर भी लिख सकते हैं और इधर भी लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। सिर्फ हमें ध्यान रखनी है कि कोष्ठ के अंदर लिखा हुआ अंक जो होगा वह पहला जो होगा ये x का निर्देशांक होगा, और बाद वाला जो होगा ये y का निर्देशांक होगा। दूसरा जो लिखा हुआ है यह भी x का निर्देशांक है और ये y का निर्देशांक है। अब आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन आएगा कि दोनों जगह x ही है, तो हम लोग कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए करेंगे क्या कि यहाँ x1 कर देंगे और इसे y1 कर देंगे, दूसरे कोष्ठ वाले को x2 कर देंगे और इसे y2 कर देंगे। अब हम यहाँ से आसानी से दूरी सूत्र का प्रयोग कर लेंगे, लिखेंगे कि इसीलिए AB की दूरी। अब आप दूरी सूत्र को देखेंगे तो दूरी सूत्र बराबर देता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब आप चाहें तो यहाँ पर बिना सूत्र लगाए हुए भी बना सकते हैं। दूसरी चीज़ कि आपके किताब में ये सूत्र x2 माइनस x1 किया है, y2 माइनस y1 किया है, अर्थात आप उस पर भी बनाएंगे तो आंसर आएगा और इस पर भी बनाएंगे तो आंसर आएगा। आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। हम लोग यहाँ बिना सूत्र लिखे हुए आंसर कैसे लाएं? यदि किसी को ये सूत्र याद नहीं है तो वो भी बच्चा इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब आप देखिए हम बनाते कैसे हैं।
आपको ध्यान में रखना है कि जब भी दो बिंदु की बीच की दूरी ज्ञात करना हो तो हमें पहला जो क्वेश्चन के ये कोष्ठ के अंदर अंक दिया है, इस पहला में से इस पहला अंक को घटा देना है। एकदम ध्यान में ये रखना है। तो पहला कितना है 9 और इसमें का पहला अंक कितना है तो 15, ये दोनों को घटा करके स्क्वायर कर देना है। फिर ये प्लस है तो प्लस देंगे। अब दूसरा अंक से इस दूसरा अंक को घटा देंगे और स्क्वायर करेंगे, यानी 3 को 11 से घटा करके इसका स्क्वायर कर देंगे। अब आप देखेंगे कि आगे अगर इसका हल करते हैं तो 15 और 9 को घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पर माइनस में 6, इसका स्क्वायर कर लेंगे और 11 और 3 को घटाएंगे तो ये माइनस में 8 बचेगा, इसका स्क्वायर कर लेंगे। अब आगे इसका जब स्क्वायर हटाएंगे तो 6 एक आपको 36 प्लस में प्राप्त होगा और यह इस पर स्क्वायर होने के कारण माइनस भी प्लस हो जाएगा, 8 64 प्राप्त होगा। अब आप दोनों को जोड़ सकते हैं, चूंकि दोनों अंडर रूट ही है तो ये 100 मिलेंगे, अर्थात 100 का वर्गमूल 10 होगा, अर्थात आपका ये फाइनल आंसर रहा। चलिए आपका ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर बी में, ये आपका 10 करेक्ट आंसर रहा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 4 पाई मीटर है। किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 4 पाई मीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। हम लोग यहाँ पर सबसे पहले इस परिधि को समझ लेते हैं कि आपका ये मान लीजिए कि एक वृत्त है तो इसकी परिधि कौन हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से जो हमने गोल खींचा, अगर इसे लंबाई से खींच दिया जाए तो जितना बड़ा ये रेखा है वही इसका परिधि कहलाएगा। और इसमें आप देखेंगे कि जब हम इसकी त्रिज्या निकालेंगे तो ये गोल जो हम किए हैं तो ये तो प्रकाल यानी डिवाइडर से गोल किए होंगे। तो डिवाइडर जहाँ पर रखे थे इस बिंदु से इस रेखा तक जैसे ही इसको सटा देंगे, ये गोल वाले रेखा को जैसे ही सटा देंगे तो यही इस वृत्त का त्रिज्या कहलाएगा, यानी ये वृत्त का त्रिज्या है जो हमें ज्ञात करना है। चलिए ये गोल जो टोटल किए थे यही वृत्त की परिधि है जो दिया हुआ है 4 पाई मीटर। हम इसकी त्रिज्या निश्चित रूप से निकाल लेंगे, लिखेंगे चूंकि दिया गया है वृत्त की परिधि, यानी परिधि दिया है, लिख सकते हैं यहाँ पर कि वृत्त की परिधि ये दिया है 4 पाई मीटर है। तो हम लोगों को वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए लिखेंगे कि इसीलिए हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि बराबर सूत्र होता है 2 पाई आर। अब ये 2 पाई आर लगा देंगे और वृत्त की परिधि के स्थान पर हम लिख सकते हैं यहाँ 4 पाई, बराबर में इधर लिख देंगे 2 पाई आर। अब आप देख रहे हैं कि 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4 कट जाएगा और पाई से पाई कट जाएगा, यानी यहाँ 2 और इधर बचा त्रिज्या, इसीलिए त्रिज्या बराबर आपको 2 आ गया है, यानी 2 मीटर आप लिख सकते हैं। तो चलिए आपका आंसर बी से मिल रहा है। बी क्वेश्चन, बी का आंसर जो है, बी आंसर आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या होगी। अब फिर वही वृत्त की बात किया है अर्धवृत्त का, तो हम यहाँ से यह कह सकते हैं कि अर्धवृत्त एक कटोरा के ही जैसा होता है। आप जब वृत्त को काट देते हैं 2 भाग में जैसा बन जाता है तो हम उस कटोरा को अर्धवृत्त कह सकते हैं। तो चलिए अर्धवृत्त में हम लोग देखते हैं, दिया है कि त्रिज्या कितना है 6 सेंटीमीटर है और इसका ज्ञात क्या करना है, अर्धवृत्त की कुल परिमिति ज्ञात करना है। तो लिखेंगे यहाँ पर कि चूंकि अर्धवृत्त की त्रिज्या हमें मालूम है 6 सेंटीमीटर और ज्ञात करना है कुल परिमिति। तो कुल परिमिति बराबर आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये देता है पाई प्लस 2 इंटू आर। पाई प्लस 2 इंटू आर, यही है अर्धवृत्त की कुल परिमिति। यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, पूरा लिखना चाहते हैं तो इधर जोड़ सकते हैं आप, अर्धवृत्त की कुल परिमिति बराबर पाई का मान हमें ऑप्शन में दिया ही नहीं है तो हम भी पाई का मान नहीं देंगे, ये पाई ही रह जाएगा प्लस 2 इंटू त्रिज्या बराबर दिया हुआ है कितना 6 सेंटीमीटर। आपका फाइनल आंसर बी से मिल रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दिया है क्वेश्चन कि 2 घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है।
तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। ये आयतनों को अनुपात करने के लिए आपको यहाँ कुछ विशेष ज्ञात नहीं करना है, ये हम बहुत ही शॉर्ट तरीका में आपको बताने का प्रयास करेंगे। लिखेंगे, चूंकि आयतन को हम वॉल्यूम बोलते हैं और भी हमको दे दिया है 1:27, 1:27। जब भी आयतन दिया हो तो आप सबसे पहले त्रिज्या ज्ञात कर लें, और त्रिज्या ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है कि इसका घनमूल निकाल लेना है और इसका भी घनमूल निकाल लेना है। तो 1 का घनमूल निकालेंगे तो 1 होगा, जैसे घनमूल कहें तो इसका लॉसा निकाल लीजिए। 1 को 1 मरतबे लगाइए, फिर 1 को 1 मरतबे लगाइए, जितना 1 मरतबे लगाइएगा आपका 1 आते रहेगा। तो 1 का घनमूल अगर करेंगे यानी √1 गुना 1 गुना 1 कर देंगे तो घनमूल इसका 1 ही प्राप्त होगा। उसी तरह 27 का घनमूल करेंगे तो 27 का आप लसा निकाल लें, आपको 3 से लग जाएगा 9 मरतबे और फिर 3 से लग जाएगा 3 मरतबे, यानी √ आप चाहते हैं करने के लिए तो यहाँ 3 लिखना पड़ेगा, इसमें भी 3 लिखना पड़ेगा। 3 गुना 3 गुना ये 3 होता है, इसका घनमूल आपको 3 प्राप्त होगा। यानी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जब आयतन यहाँ पर दिया हुआ है इतना, इसके घनमूल करके हम क्या निकाल रहे हैं, त्रिज्या का अनुपात निकाल रहे हैं। तो 1 का घनमूल 1 मिला और 27 का घनमूल कितना, 3 मिलेगा। अब ये हमें सिर्फ त्रिज्या का अनुपात मालूम हो रहा है, हमें ज्ञात करना है क्षेत्रफलों का अनुपात। तो क्षेत्रफल के अनुपात में आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ आप लिख सकते हैं कि क्षेत्रफलों का अनुपात जो होगा वो जितना त्रिज्या आया है इस पर आप स्क्वायर कर दीजिए। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और 3 का स्क्वायर कर दीजिए, यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिलेंगे और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 प्राप्त होगा। यानी इसका आंसर जो होगा करेक्ट सी नंबर होगा। ये बहुत बड़ी क्वेश्चन नहीं थी, आपको ध्यान में रखना है कि जब भी परिधि का अनुपात कहे, क्षेत्रफल का अनुपात कहे तो इसको ध्यान में रख के आप ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो चलिए आपका अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। यह क्वेश्चन माध्यक से लिया हुआ है, यानी यह स्टैटिक्स से क्वेश्चन दिया हुआ है और बहुत ही आसान है। जब भी माध्यिका आपका क्वेश्चन ज्ञात करने के लिए कहे तो ध्यान में एक बात रखनी है कि दिए गए चरमान यानी आंकड़ा जो होगा इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे, यानी बढ़ते क्रम में लिख लेंगे। इसमें आप असेंडिंग ऑर्डर जब करेंगे तो सबसे छोटा अंक आपको ये 7 दिखेगा, फिर उससे बड़ा 8 दिखेगा, फिर उससे बड़ा 9, फिर 10, फिर उससे बड़ा 11, फिर 12 है और फिर आकर के 15 मिलता है। अब आप माध्यिका ज्ञात करेंगे तो यहाँ अंक को गिन लेना है कि अंक कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि n बराबर 7 है जो कि एक विषम संख्या है, जो कि एक विषम संख्या है। अब जब विषम संख्या होगा चरमान तो फिर माध्यिका निकालने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। हम यहाँ पर आधा इस तरफ बांट देंगे और आधा अंक को इस तरफ बांट देंगे। जैसे ही आधा इधर बांटे और आधा इधर बांटे, बीच में एक अंक बच गया है। अब बीच में जो अंक बचा है यही इसका माध्यिका है और माध्यिका का अर्थ ही होता है मध्य में। तो आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ जो अंक लिखा हुआ था उसके मध्य हम जब किए हैं बांट के अंक को तो एक 10 प्राप्त हुआ है। यह आपका फाइनल आंसर रहेगा और ऑप्शन 10 का ए आंसर आपका फाइनल है। चलिए उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।